नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर संगठन के किसानों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कोतवाली पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। एल्कोमीटर से की गई वाहन चालकों की जाँच। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में हरिद्वार जनपद में एक ही केंद्र से पकड़े गए 3 नकलची। जसपुर में विजिलेंस की टीम की छापेमारी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने सीपीओ और पुलिस के अधिकारियों के साथ की बैठक। 2 देशों में पोलियो के वायरस मिलने से भारत का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित डीपीएस स्कूल में पहुंचे 5 देशों के राजदूत। कड़ाके की ठंड और भारी बारिश के बीच धरने में बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां। एसडीएम के नेतृत्व में चला मतदाता जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत जिले को दी टनकपुर देहरादून रेल सेवा की सौगात। यूजर चार्ज देने के बाद भी नगर वासियों को नहीं मिल पा रही सफाई व्यवस्था। माल रोड बनी दलदल। फूटा पूर्व दर्जा मंत्री, कर्नाटक का गुस्सा। सड़क पर पहुंच अधिकारियों को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। अवैध रूप से शराब बेचने पर द्वाराहाट पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। कृषि मंत्री गणेश जोशी से भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर संगठन के नेतृत्व में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा कृषि मंत्री गणेश जोशी को अपनी विभिन्न समस्याओं को बताया गया, जिसमें प्रमुख मांग पर किसानों द्वारा विभागीय मंत्री को बताया गया कि निरंजनपुर मंडी के आड़तियों ने किसानों से 1.78 करोड़ के सेब खरीदकर कई सालों से अभी तक भुगतान नहीं किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव मंडी को 1 माह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारे सेब के किसान ये बड़ी मेहनत करने के बाद सेब का उत्पादन करते हैं और 3-4 साल से इनकी जो पेमेंट है मंडी में किसी व्यापारी द्वारा इनका माल लेने के बाद पेमेंट नहीं की थी। मतलब 100 का माल लेता था, 50 पेमेंट करता था, तो धीरे धीरे वो पेमेंट बढ़ती गई। इससे पूर्व भी इनका एक डेलीगेशन मेरे पास आया था, तो मैंने सचिव मंडी को दर्शित किया था और मुझे जानकारी है कि 24 किसानों को 22 लाख रुपया पेमेंट हो चुकी है। अभी 210 किसानों के भुगतान बाकी हैं। अभी मैंने सेक्रेटरी को दर्शित किया है कि 1 माह के अंदर इन किसानों की जो हमारा अन्नदाता है इनकी पेमेंट हो जानी चाहिए। दूसरा, मुझे ये बताया गया कि 6.25% उस पर मंडी शुल्क या उनको शुल्क लिया जा रहा है, तो मैंने कहा उसको वेव करो। मैंने सेक्रेटरी वहीं पर से इनको निश्चित कर दिया, क्योंकि 3 साल से इनका पैसा बैंक को तो उल्टा ब्याज मिलना चाहिए था, उसको भी वेव करने के लिए हमने कहा है। और हमारी सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की हो, किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की आय दुगनी करना हमारा संकल्प है और हमारी सरकार दिशा में काम। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष रबी की फसल की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि जून माह तक चलेगी। साथ ही बताया कि विभागीय अधिकारियों को रबी की फसल की खरीद को लेकर सभी तैयारियां 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रबी की फसल की खरीद का समय जो है वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि रबी की फसल की खरीद जो है वह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कर ली जाए। और उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग, चूँकि आज 1 मार्च है, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हम उसकी संपूर्ण तैयारियां जो है वो कर लें। इसके साथ ही भारत सरकार ने अब की बार गेहूं की एमएसपी भी निर्धारित कर दी है, जो कि 2275 रुपये पर कुंटल जो है भारत सरकार द्वारा रखी गई है। और साथ ही जो क्रय केंद्र एजेंसियां हैं, आज उनको भी हम लोगों ने इस बैठक में आमंत्रित किया था, ताकि जब वे गेहूं की खरीद करें तो गेहूं की खरीद करने के साथ में 72 घंटे के अंतर्गत जो है हमारे किसानों के भुगतान को भी सुनिश्चित करना की जिम्मेदारी को वो तय करे। अभी साफ निर्देश दे दिया गया है। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो हमको एक लक्ष्य मिला है 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं खरीद का, उसे हम अपने इस खरीद पीरियड में हम लोग प्राप्त कर सके। तो उसके लिए विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द जो है क्रय केंद्रों को स्थापित करना, जल्द से जल्द उसके प्रोक्योरमेंट को जारी करना, जल्द से जल्द इसकी जागरूकता को फैलाना और उसके लिए जिंगल इत्यादि भी तैयार करना, लोगों को अवेयर करना,
तो इसके लिए प्रचार प्रसार शीघ्र अतिशीघ्र करें और व्यवस्थाएं दुरुस्त करें के निर्देश दे दिया गया है। रामनगर शहर में आसपास के इलाकों के अलावा पर्वतीय इलाकों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रामनगर कोतवाली पुलिस ने नगर के विभिन्न इलाकों के साथ ही आम जनता इलाके में पर्वतीय क्षेत्र से आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग करने के साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कई वाहन चालकों की एल्कोमीटर के माध्यम से जांच भी की, जिसमें कुछ चालक शराब का सेवन करते हुए पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने संबंधित धारा के तहत चालान काटने की कार्रवाई की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये आमडंडा में और पूरे शहर में जो है हमारा रूटीन चेकिंग अभियान है और ख़ास तौर पे शाम के समय में जो शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं उन लोगों की चेकिंग का अभियान था। तो ड्रंकन ड्राइविंग जो लोग करते हैं उनको चेक किया जा रहा है फिलहाल। सर, चुनाव का अगर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं और देहरादून पुलिस ने भी भारी 30 लाख रुपए की जो है गाड़ी में नकदी बरामद की है, उसको जोड़कर भी माना जा रहा है अभियान। वैसे तो उससे जोड़कर नहीं है ये अभियान, लेकिन चेकिंग के दौरान हम लोग इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि अगर गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा कैश या लिमिट से ज़्यादा कोई कैश लेकर चल रहा है तो उस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। बाकी उसके लिए एफएसटी और एसएसटी टीमें हमारी चुनाव के मद्देनजर गठित हो चुकी हैं, वो अपना काम कर रही हैं। बता दें कि 4 दिन पूर्व उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं परीक्षा के चौथे दिवस हरिद्वार जनपद के ही एक परीक्षा केंद्र में 3 परीक्षार्थी परीक्षा देने के उपरांत अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए। पकड़े गए नकलचियों में 2 छात्र एवं 1 छात्रा शामिल है। वहीं एक ही परीक्षा केंद्र से 3 नकलचियों के पकड़े जाने से जहां एक और उत्तराखंड बोर्ड के नकल विहीन परीक्षा कराने के दावे की पोल खुली है, तो वहीं सरकार के नकल विरोधी कानून को भी पकड़े गए इन नकलचियों ने चुनौती दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हाई स्कूल विज्ञान की परीक्षा थी, तो जनपद हरिद्वार में केंद्र संख्या 1230 महबूबिया हाई स्कूल हजारा ग्रांट, यहाँ पर 3 परीक्षार्थी जो हैं ये अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए कक्ष निरीक्षकों ने उनको पकड़ा है। इसमें 2 बालक हैं और 1 बालिका है। अब इसमें फिलहाल इनका परीक्षा फल रुकेगा और परीक्षा पर घोषणा के उपरांत यहाँ पर जो है जो हमारा आक्षेप अनुभाग है वो इन उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करें। आपको बता दें कि लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं जसपुर में भी शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद विजिलेंस की टीम ने संपत्ति प्रबंध कार्यालय आवास विकास परिषद जसपुर में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हल्द्वानी सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर देने के नाम पर उनको उपलब्ध करने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया है और संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जनपद में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने एसएसपी कार्यालय में सीपीयू और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बैठक के बाद सीपीयू की टीम के द्वारा काशीपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए सर्विस लेन को खाली कराया गया और सर्विस लेन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। इस दौरान सर्विस लाइन पर खड़ी कई गाड़ियों को सीपीयू टीम द्वारा जब्त भी किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
बेसिकली आगामी जो सर्दी कावड़ है उसको उसके दृष्टिगत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है। बेसिकली हमारा पर्पज़ जो है वो सर्विस लेन्स को हम लोग अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं ताकि जो हमारे जो शिव भक्त आएंगे उनको हम उस सर्विस लेन में उनको वहाँ से हम लोग गुजार सकें। और इसके अलावा बाकी भी हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग की है, कुछ हमारा प्लान भी रहेगा इसमें जो कि हम जल्दी शेयर करेंगे मीडिया में भी। और उसी के दृष्टिगत एक बैठक की गई थी टीआई और सीपीयू इंचार्ज के साथ, और हम लोग बाकी भी पॉइंट्स जो पिछली बार हम लोगों को आवश्यकताएं महसूस हुई थी उसके हिसाब से हम लोग अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती करेंगे। जो भी आवश्यक आदेश होंगे इसके संबंध में वो भी हम शीघ्र निर्गत करेंगे। तो उसी को लेकर के ये अभियान चल रहा है और ये भी लगातार चलता रहेगा। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सड़कें जो हैं वो व्यापार करने के लिए नहीं है, सड़कें आवागमन के लिए हैं, और इस पर जो भी अतिक्रमण करेगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से पुलिस एक्ट के अंतर्गत और अन्य सुसंगत धाराओं में उनके विरुद्ध कार्रवाई की। 2 देशों में पोलियो के वायरस मिलने से देश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को प्लस पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि साल 2014 से भारत में पोलियो के मरीज नहीं है। 2 साल पहले ही पोलियो मुक्त भारत होने पर अभियान रोक दिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान व अफगानिस्तान में 6 पोलियो के रोगी मिले हैं। भारत सरकार ने देश में इसकी रोकथाम के लिए 3 मार्च से अभियान चलाया है ताकि उन देशों से यहां पोलियो का ट्रांसमिशन ना हो। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 2,72,525 राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का संचालन किया जा रहा है पूरे देश में। और जैसा कि रिपोर्ट्स हैं, WHO की रिपोर्ट्स हैं कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हमारे नियर बाई कंट्री हैं उनमें अभी भी वाइल्ड पोलियो ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उसी के क्रम में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इस साल जो है पूरे देश में एक साल जैसे पूर्व में पल्स पोलियो अभियान चलता था उसका 3 तारीख को बूथ एक्टिविटी कराई जाएगी और 4 तारीख से 9 तारीख तक हाउस टू हाउस जैसे विजिट करके टीमें जो है पोलियो की खुराक लाती थी तो वो एक्टिविटी जो है उसके द्वारा की जाएगी। सर पिछले नहीं, कोविड कारण नहीं था, ये प्लानिंग था क्योंकि इतने साल 2014 के बाद में हमारे यहाँ कोई केसेस जो हैं 2014 को डिक्लेयर कर दिया गया था कि पोलियो फ्री, तो उसके बाद से वो केसेस नहीं देखे गए थे। कुछ लोग थे जिनमें कि हम लोग और डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें कि वो पल्स इस तरह का अभियान चलाया जाता था, लेकिन इस पर पूरा जो है जो देशव्यापी अभियान जो है वो 2 साल के बाद ही चलाया जा रहा है। सर इसके लक्षण क्या? पोलियो का जो सबसे जो लक्षण होता है कि उसमें किसी भी अंग में जो है शिथिलता आ जाना, उसके कमजोरी हो जाना अचानक से, तो ये इसका लक्षण होता है और 0 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। और लेकिन हम 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, उनमें लगातार सर्वेलेंस करते हैं कि किसी में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जैसे कि अंग में जो है शिथिलता आ गई हो, कमजोरी आ गई हो, तो ऐसे लोगों का सर्वेलेंस किया जाता है, तो स्टूल सैंपल लिया जाता है, उसमें चेक कराया जाता है कि उसमें पोलियो तो नहीं है। सर इंडिया में कोई केस नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये केसेस देखने को मिले हैं लास्ट ईयर, तो उसी के क्रम में सरकार द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। रुद्रपुर के गिच्छा रोड स्थित डीपीएस स्कूल में 5 देशों के राजदूत पहुंचे। इस दौरान 5 देशों के राजदूतों का रुद्रपुर के डीपीएस पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित संबंधित कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसमें कार्यक्रम में किर्गिस्तान के राजदूत अस्कर बेशिमोव, मॉरिशस के उच्चायुक्त हाडिलुम, मंगोलिया के राजदूत गैनबोल्ड दम्बाजाव, सूरीनाम के राजदूत अरुण कोएमर हरदे और डिप्लोमेट एम्बेसी ऑफ एरिट्रिया मिस ली होंगिंग मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो है किर्गिस्तान के हमारे एम्बेसडर आए हुए थे और सूरीनाम और एरिट्रिया के एम्बेसडर भी हैं और एक बीकानेर ग्रुप के मालिक आए हुए हैं, बाकी और भी इंडस्ट्रीज आए हुए हैं। तो हम लोग स्कूल लेवल पे टाई अप करना चाह रहे हैं। अक्सर एजुकेशन में फ्रॉड बहुत होता है, बच्चे हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटी जो लेते हैं अक्सर एजेंट उनके साथ चीटिंग कर देते हैं। इस वजह से हम डायरेक्ट कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं और किर्गिस्तान में 20,000 बच्चा मेडिकल एजुकेशन ले रहा है, काफ़ी सस्ती है और यहाँ पे इंडिया के अंदर उसकी मान्यता है। इसी पर्पज़ के साथ इन्हें बुलाया गया है यहाँ पे। और आगे हम जो है दोबारा हमारे एम्बेसडर प्रॉमिस करके गए हैं कि 2 अप्रैल को फिर आएंगे और हम लोग दोबारा टाई अप करेंगे इनके साथ ताकि हमारे बच्चे डायरेक्ट एजुकेशन इनके कंट्रीज़ में कम दामों पे ले सकें। वो डेफिनेटली वो बड़े खुश होकर गए हैं, उन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बहुत खुश हैं
लॉन्ग टाइम में हम उम्मीद करते हैं क्योंकि बच्चे भी हमारे हॉस्टल में आया करेंगे। अपने मानदेय व अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां व सहायकों ने शनिवार को भारी बारिश व कड़ाके की ठंड के बीच भी एसडीएम कार्यालय परिसर लोहाघाट में संगठन उपाध्यक्ष उषा कुंवर व उप सचिव कविता पंत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। प्रथम यही मांग है कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो हमको दी जाए। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। बीएलओ का काम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है। हर जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इनकी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाते हैं। एक और तो हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आंगनबाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस रीढ़ की हड्डी को देखो आप एक तरफ से हम आपकी हर योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुध भी नहीं लेता है। जैसे कि हम विगत वर्षों से हम एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए, क्योंकि 9,000 में हमारा घर नहीं चलता है। दूर दूर जाना पड़ता है। अन्य न हमें टीए दिया जाता है, न डीए दिया जाता है। और काम हमको मतलब रात के 10 बजे भी हमको रिपोर्ट देनी है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तो उपस्थित होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो। इस तरह हम अपनी हर योजनाओं को धरातल पर लाते हैं। मेरा यही कहना है, माननीय अपनी मंत्री महोदया से भी ये कहना है कि आप एक बार आके हमारे धरातल में देखिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र को किस तरह हम पूर्णतः काम कर रहे हैं। अपनी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचा रहे हैं, चाहे बेटी बचाओ कार्यक्रम हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या से लेकर बच्चा पेट में नहीं हो आता है माँ के, तो आंगनबाड़ी को पता चल जाता है कि हाँ ये गर्भावस्था आ गई है। तब से हम अपनी योजनाओं को तरह तरह से गांव में प्रचार प्रसार के माध्यम से जानते हैं। आज लोग इतने जानकार हो गए हैं कि मतलब आंगनबाड़ी की वजह से, क्योंकि हम हर एक चीज कोई भी योजना है तो हमको पता चले, हम तुरंत अपने गांव वासियों को प्रचार प्रसार करते हैं कि ये योजनाएं आई हैं, आप लोग पीछे न रहे हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम हो, या गौरा कन्याधन हो, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना हो। आंगनबाड़ी नहीं होती तो धरातल पर कौन पहुंचाता। बीएलओ का काम है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें 4 घंटे केंद्र चलाती हैं, उसके बाद गृह भ्रमण कर रही हैं, उसके बाद बीएलओ का कार्य कर रही हैं। उनको क्यों नहीं देखा जाता है? हमारी सुध कोई क्यों नहीं ले रहा है? विगत वर्षों से हम 18 मानदेय तो मांग रहे हैं, जैसे मंत्री संतरी या कोई नेता है उनका मानदेय तो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर हमारा भी मानदेय ऐसे बढ़ाती सरकार, तो हम ऐसे रोडों में थोड़ी धरना प्रदर्शन करते। हम भी मजबूर कर दिया है सरकार ने हमको कि तुम रोडों में आओ। ये यही चाहती है कि रोडों में आए। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण का नारा लगाती है हमारी सरकार, दूसरी तरफ देखिए कि हमारी बहनें कितनी दूर दूर से आई हैं। इतनी ठंड में हम यहाँ पर बैठे हैं, सबका अपना अपना घर परिवार होता है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करी जाती, हम ये बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव पर बहिष्कार करेंगे। नोटा में हम सब नोटा में दबाएंगे, हम उसका बहिष्कार करूंगी। मैं जैसे हड़ताल में बैठे हैं, सरकार हमारी बातें को नहीं सुन रही है। सरकार हमारी बातें को सुने। हमें 9,000 रुपया कार्यकर्ती को मिलता है और 5,000 रुपये सहायिका को मिलता है। इसमें हम कैसे घर चलाएं? सरकार हमें देखे, हमारे उनको पूरा करे। हम नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा आगे को भी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में 54 विधानसभा क्षेत्र में लोहाघाट में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के स्वीप टीम द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया, अभियान के तहत पिछले लोकसभा चुनाव में जिन बूथों में 50% से कम मतदान हुआ, उन बूथों में लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो इसको छुट्टी की तरह एंजॉय मत करें। जैसे आप प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा 54 लोहाघाट विधानसभाओं में जिन बूथों में पिछले लोकसभा इलेक्शन में 50% से कम मतदान हुआ है, वह हमारी स्वीप की टीमें कार्यरत है और वो लगातार मतदाताओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं, जागरूक भी कर रही हैं और प्रेरित कर रही हैं कि सभी मतदाता अपनी निर्वाचक नामावली को चेक कर लें। निर्वाचक नामावली में जो भी हमारे अंकित मतदाता हैं, वो इसको एक कौतिक के रूप में लें, एक पर्व के रूप में लें। और जैसे कि हमारे घरों में जब कोई पर्व
होता है या कोई हमारा मेला होता है या कोई गांव का त्यौहार होता है तो सभी परिवार इकट्ठे होते हैं। तो इसी तरीके से लोकसभा में जिस दिन मतदान का दिन होगा तो सभी लोग आएँ और अपने मतदान का उपयोग करें। तो इसी के लिए जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे युवा हैं, जितने हमारे पात्र महिला मतदाता हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अपने मत का मूल्य समझिए और उसका उपयोग करिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिकल्पनाओं के मॉडल जिले चंपावत में रोज विकास की नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत जिले के लोगों को टनकपुर से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन सेवा की स्वीकृति कराकर अपनी विधानसभा चंपावत के लोगों को होली का उपहार दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह रेल सेवा कुमाऊं एवं गढ़वाल के लिए मील का पत्थर साबित होगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत जनपद के लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ओर से मिली है। आज चंपावत जनपद के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि टनकपुर से देहरादून के लिए रेल के संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है और यह गौरव आज पूरे चंपावत जनपद को प्राप्त हुआ है। एक आदर्श चंपावत जनपद की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कार्य करते जा रहे हैं और मैं इस उपलब्धि के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अजय टमटा जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर और इस टनकपुर से देहरादून के मध्य रेल सेवा के संचालन के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आज इसमें कामयाबी मिली है और इस रेल के संचालन से पूरे चंपावत जनपद के साथ साथ पूरे सीमांत पिथौरागढ़ जनपद की जनता को भी इस रेल सेवा के संचालन से लाभ मिलेगा। मैं पूरे चंपावत जनपद की ओर से सीमांत पिथौरागढ़ की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नगर पालिका लोहाघाट के द्वारा नगरवासियों व व्यापारियों में यूजर चार्ज लगाकर यूजर चार्ज की वसूली तो शुरू कर दी है, लेकिन यूजर चार्ज वसूलने के बाद भी लोहाघाट की सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, जिस कारण नगरवासियों में पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शनिवार को हुई बारिश में नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह पालिका की बंद पड़ी नालियों से बहता हुआ पानी व्यापारियों की दुकानों में घुस गया। वहीं सड़क में बहते गंदे पानी की वजह से राहगीरों को भी काफी दिक्कत उठानी पड़ी। बहुत ही दिक्कत हो रही है। सफाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई है यहाँ पे। सफाई के नाम पे बदहाल है यहाँ पे ना। सफाई नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक हो रही है। ये जो नालियों का गंदे का पानी है दुकानों में घुस रहा है। अभी तो बरसात स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है। ये हाल है। ये सर्विस चार्ज जो है हमसे हर महीने वसूला जा रहे हैं 50 रुपया 100 रुपया। उसके बाद भी सफाई बिल्कुल जीरो है। पालिका से हम ये अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप जो चार्ज ले रहे हो महीने का, ये आप हमसे क्यों ले रहे हो? सफाई के नाम पर हमसे आप चार्ज ले रहे हो कि सफाई रहेगी करके, उसके बाद भी सफाई नहीं हो पा रही है। नालियाँ बहुत बंद है, नालियों में जो है थोड़ा जाम है और जो नालियों का गंदा पानी है जो रास्ते में आ रहा है, रास्ते से दुकानों में आ रहा है। राहगीर बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, दुकानों में कस्टमर नहीं बैठ पा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर, बहुत बदबू आ रही है नाली से। पालिका से ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमसे टैक्स वसूला जा रहा है तो उसका जो है सदप्रयोग हो। जैसे हम सुबह दुकान खोलते हैं तो हमें झाड़ू नहीं मिलता है, नाली की पूरी जाम है। तो हल्की सी बारिश होती है तो पानी जो है गंदा दुकानों में आता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। इसके हम नगर पालिका से ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्स वसूला जा रहा है तो उसका जो है यूज हो कुछ। पालिका की इस कार्य प्रणाली से व्यापारी आक्रोशित हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की माल रोड एक ही बारिश में दलदल में बदल गई, जिससे स्थानीय लोगों एवं वहां से निकलने वाले वाहन चालकों सहित व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब इसकी सूचना पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक को मिली तो वह अविलंब सड़क पर पहुंचे और लोक निर्माण विभाग सहित पेयजल निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। बिट्टू कर्नाटक का स्पष्ट आरोप था कि 2 माह बीत जाने के बाद भी पेयजल निगम के द्वारा सीवर लाइन का कार्य पूरा नहीं किया गया एवं सड़क लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई, जिसके कारण आज सड़क बेहद दयनीय स्थिति में है। वहीं पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि उनके द्वारा 1 सप्ताह में सड़क का सुधारीकरण कर सड़क लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द कर दी जाएगी। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम द्वारा सायंकालीन चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र चित्रेश्वर को जाने वाले पुल के पास से एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक बैग में 1 बोतल खुली हुई
1 अद्दा देशी शराब, 1 पौवा अंग्रेजी शराब व 4 खाली पौवे अंग्रेजी शराब और 2 डिस्पोजेबल ग्लास बरामद किए गए। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।